हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर दिमेन जानी। आज हम लोग फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज थियरी बेसिकली है क्या। सो ट्रांजैक्शन version of the quantity theory of money was provided by American economist Irving Fisher in his book Purchasing Power of Money in 1911. According to Fisher, other things remains unchanged as the quantity of the money in circulation increases. The price level also increases in a direct proportion and the value of money decreases vice versa. देखो, बहुत ही सिंपल ये थियरी है और मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 100% आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले चीज ये बताइए कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट और रिमेन्स अनचेंज। ये अदर थिंग्स कौन सी है मैं आपको आगे बताता हूँ। क्वांटिटी ऑफ मनी इन इक्वेशन सर्कुलेशन, यानी कि जो पैसा है जो करेंसी से पर्टिकुलर कंट्री में जितने प्रोपोर्शन में वो इंक्रीज होगा उतने ही सेम प्रोपोर्शन के अंदर उस कंट्री में जनरल प्राइस लेवल है वो इंक्रीज होगा। यानी कि मनी इन सर्कुलेशन, ठीक है, यानी लोगों के पास जो पैसा है मार्केट के अंदर जो पैसा है वो पैसे में जितने परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होती है उतने ही परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जनरल प्राइस लेवल के अंदर होती है। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो जनरल प्राइस लेवल भी उतने ही परसेंटेज से इंक्रीज हुआ। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमी के अंदर 1 लाख नोट्स है, करेंसी नोट्स है 100 रुपए की, ठीक है, तो ये 1 लाख नोट्स में मैं अगर 10% इंक्रीमेंट करता हूं तो जनरल प्राइस लेवल है उसमें भी 10% का इंक्रीज होगा। अगर उसी तरह से 10% कम करता हूं तो 10% जनरल प्राइस लेवल है वो कम हो जाएगी। So it is also known as the cash transaction equation. It indicates that increase in money level will lead to increase in the price of the goods and services in the same proportion. So अगर मनी सप्लाई के अंदर अगर इंक्रीज होता है तो उतने ही प्रोपोर्शन के अंदर जनरल प्राइस लेवल भी इंक्रीज होता है, या फिर वाइस वर्सा यू कैन से। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द इक्वेशन। अब हम इक्वेशन के बारे में डिटेल में देखेंगे कि ये जो एक्सिस्टिंग इक्वेशन है वो क्या इंडिकेट करता है। तो पहली चीज यहाँ पे आप देख सकते हो कि mv इक्वल्स टू pt और यू कैन से p इज इक्वल्स टू mv डिवाइड बाई t। सो ये mv pt ये क्या है हम डिटेल में देखते हैं। चलो सबसे पहले हम देखते हैं। तो m स्टैंड्स फॉर टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी जो इकोनॉमी के अंदर फंक्शन करती है, जो इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है, ठीक है। v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ मनी ऑफ सर्कुलेशन। वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि मनी कितनी स्पीड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए की नोट है तो पूरी कंट्री में ये 100 रुपए की नोट अगर पूरे दिन के अंदर 10 लोगों से एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, मैंने किसी और को दिया है, किसी और ने तीसरे पर्सन को दिया, उसने चौथे को दिया, फिफ्थ को दिया, सिक्स को दिया, इस तरह से पूरे दिन के अंदर 10 लोगों के हैंड्स से वो पास ऑन हो रही है 100 रुपीज की नोट। तो 100 रुपए की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब जो मूवमेंट स्पीड है वो मूवमेंट स्पीड 10 हम कंसिडर करेंगे। अगर यही 100 रुपए की नोट पूरे दिन में 20 लोगों से पास हो रही है, 20 लोगों के हैंड से निकल रही है, तो उसकी वेलोसिटी हम बोलेंगे 20, ठीक है। P स्टैंड्स फॉर जनरल प्राइस लेवल, तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के जो जनरल प्राइस लेवल है वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। एंड T स्टैंड्स फॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि MV, तो MV का मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। तो ये दो मल्टीप्लीकेशन और ये P और T का मल्टीप्लीकेशन दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। बट इस इक्वेशन के अंदर कुछ इश्यूज थे, जिस इश्यूज को रिमूव करके इरविंग फिशर ने एक नया इक्वेशन अपना प्रोवाइड किया। सो इरविंग फिशर फर्दर एक्सटेंडेड द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज सो एज टू इंक्लूड डिमांड, दैट इज द बैंक डिपॉजिट्स m डैश and their velocity, that is v dash, in the total supply of the money। तो नया इक्वेशन यहाँ पे फिशर ने प्रोवाइड किया। क्या फिशर ने इक्वेशन प्रोवाइड किया? mv प्लस m डैश v dash equals to pt, or you can say p equals to mv plus m dash v dash divide by t, जिसका सिंपल इंटरप्रिटेशन क्या होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि m इक्वल्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी, जो पुराना था वही हमने लिया है, v वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन मनी, m डैश इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बैंक मनी। अब देखो ये इक्वेशन में, अर्लियर इक्वेशन में ये m डैश नहीं था, तो जो भी मनी बैंक के अंदर है वो भी हमने यहाँ पे इंक्लूड की। v डैश इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बैंक मनी। सो बैंक के अंदर कितनी स्पीड में सर्कुलेशन में मनी जा रहा है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर। और यह p और t ये दोनों हमने ऑलरेडी आगे के इक्वेशन में देख लिए, तो वो सेम है, ठीक है। तो पहले केस के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस केस के अंदर mv इक्वल्स टू pt, यानी कि
money value of total quantity of money multiplied by velocity of money equals to, you can see over here, general price level multiplied by the total volume of the transactions. तो ये इक्वेशन के अंदर फिशर ने ये चेंजेस लाए, यहाँ पे m डैश ऐड किया और v डैश ऐड किया. m डैश का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बैंक मनी, एंड v डैश का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द बैंक मनी. Now we need to consider two very important considerations over here. First is price is derived factor according to this equation theory. If money supply changes then only price changes. ठीक है, यहाँ पे ये चीज प्रिज्यूम की गई है कि अगर प्राइस में जो भी चेंजेस आता है वो चेंजेस प्राइस के इंडिपेंडेंटली मूवमेंट नहीं होती, यानी किसी और फैक्टर में अगर कुछ चेंजेस आता है तो उसी की वजह से प्राइस में चेंज आएगा, अदरवाइज प्राइस में चेंज नहीं आएगा. सो प्राइस इज डिराइव्ड फैक्टर. Second point is percentage change occurs in the price level will be same as percentage change in the money supply. ठीक है, so whatever percentage changes occurs in the money supply, whether increase or decrease, वो जितना percentage money supply में change होगा उतना ही exact, उतना ही same percentage general price level में भी आएगा. Moving on the next point, that is the basic assumptions of the theory. First is constant velocity of the money. Velocity of money do not change much, they are relatively constant. तो यहाँ पे ये बिलीव की गई है कि जो वेलोसिटी की स्पीड है, यानी कि 100 रुपए की नोट 10 लोगों के पास से मूवमेंट करिए तो वो 10 से ज्यादा 11 या 12 लोगों के पास से मूवमेंट चेंज करेगी, लेकिन उससे ज्यादा बहुत ही हैवी अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती, वो स्टेबल रहती है. नेक्स्ट पॉइंट इज constant volume of the trade or transaction. There is no change in the volume of transaction. Even the increase or decrease in the money do not change the volume of transactions. तो यहाँ पे ये एक और बिलीफ स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है कि whatever changes occurs in the money supply, वो मनी सप्लाई का इम्पैक्ट जो रहता है वो ट्रांजेक्शन्स, जो टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स होते हैं, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रहते हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स. ठीक है. Third point, that includes price level is a passive factor. This indicates that price is not independent factor. Its movement is affected by the factors of equation. जो हम आगे के पॉइंट में हमने देखा, तो प्राइस जो है वो बेसिकली डिराइव्ड फैक्टर है. That means कि प्राइस में जो भी चेंजेस आएगा वो चेंजेस किसी और फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से होगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यहाँ पे एक सोल बिलीफ ये है कि मनी जो है वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज पर्पस के लिए ही यूज की जाती है, बाकी और किसी भी चीज के लिए यूज नहीं की जाती, जो बहुत ही गलत अजम्पशन है. बट यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि भाई मनी स्पेकुलेशन के लिए भी यूज हो सकती है, कंटिजेंसी के लिए भी यूज हो सकती है, सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज नहीं की जा सकती. बट यहाँ पे ये बेसिक असम्पशन है जिसके ऊपर ये पूरा इक्वेशन डिपेंड रहता है. नेक्स्ट पॉइंट इज कांस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन m एंड m डैश. फिशर अज्यूम्स अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन करेंसी m एंड द बैंक मनी m. इसका मतलब ये होगा कि जो करंट बैंक मनी है और जो करेंसी मनी जो लोगों के पास जो मार्केट के अंदर है उसके बीच में कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, कुछ परसेंटेज ऐसा रिलेशन है जहां पे दो में से अगर किसी भी एक पॉइंट में एक फैक्टर में चेंज आएगा तो उसका इफेक्ट दूसरे फैक्टर के ऊपर भी सर्टेन प्रोपोर्शनल अमाउंट में 100% आएगा. Next point is long period. The theory is based on assumption of long period. Over a long period of time, V and T are considered as a constant. ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड की यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई है. लॉन्ग पीरियड का मतलब क्या होगा, एक साल या उससे ज्यादा का जो पीरियड होगा उसको हम नॉर्मली 1 ईयर का टाइम पीरियड बोल सकते हैं. अगर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम देखें तो लॉन्ग पीरियड ऐसा पीरियड होता है जहां पे कंपनी फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल दोनों फैक्टर्स को चेंज कर सकती, उसको हम लॉन्ग पीरियड बोलेंगे. और शॉर्ट पीरियड का मतलब ये होगा कि कंपनी सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स में ही चेंज कर सकती है. ये शायद आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज्यादा स्टडी किया होगा. एनीवे, मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द क्रिटिसिज्म्स ऑफ द थियरी. अब ये पूरी थियरी हमने देखी, असम्पशंस हमने देख ली, अब इसकी क्रिटिसिज्म्स हम चेक कर दें. तो काफी सारे ऑथर्स ने उसकी क्रिटिसिज्म्स प्रोवाइड किए. चलिए हम वन बाय वन ऑब्जर्व करते हैं. फर्स्ट इज इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इज ट्रूइज्म. अब ये इसका मतलब क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इवन आपकी बुक में भी थोड़ी डिफिकल्ट वे में इसको एक्सप्लेन किया है, बट मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में इसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता हूं. देखो, जैसे 2 + 2 इक्वल्स टू हाउ मच, तो आप सबको पता है 4. 3 + 3 इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज 6 यू कैन से. ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ है.
उसी तरह से जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसके सामने इनकम भी उतनी होगी। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैंने 100 रुपए का एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है, पूरे दिन में मैंने 100 रुपए का एक्सपेंडिचर किया है, तो उसका मतलब ये होगा कि सामने वाले बंदे को भी 100 रुपए मिले होंगे। अगर मुझे 500 रुपए मिले हैं तो उसका मतलब किसी ने 500 रुपए का एक्सपेंडिचर किया है, तो मेरा एक्सपेंडिचर और सामने वाले बंदे का इनकम दोनों हमेशा सेम ही रहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं, तो 130 करोड़ लोग मिलके मान लीजिए एक एक रुपए का खर्चा कर दे, ठीक है, तो 130 करोड़ रुपए का खर्चा होगा और उसके सामने 130 करोड़ रुपए की इनकम होगी। तो इसको स्पेसिफिकली कुछ थियरी में बताने की जरूरत नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड ट्रूथ है। इसमें ये थियरी में फिशर ने ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं बताई है। सेकेंड पॉइंट इज अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ द फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। देखो, काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कांस्टेंट माना गया है, जबकि हकीकत में ये फैक्टर्स कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते। जैसे कि इनकम है, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है, मेल फीमेल का प्रोपोर्शन है, चिल्ड्रन प्रोपोर्शन है, ठीक है, तो ये कभी भी फिक्स नहीं रहते। फैशन है, ट्रेंड्स है, एक्सपेंडिचर पैटर्न है, सेविंग पैटर्न है। अब जैसे स्टॉक मार्केट में न्यूज मिली कि ये क्रैश होने वाला है, तो लोगों के सेविंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। Next point is variables are interrelated to each others, you can say. According to theory, price is dependent, but dependent factor, which means that price do not change by its own, but that is not true. Even अगर सप्लाई ऑफ मनी में चेंजेस नहीं आते तो भी प्राइस में चेंज होते रहते हैं। अगर आप हिस्ट्री देखिए, इवन आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आरबीआई नई करेंसी नोट्स मार्केट में नहीं निकालती, फिर भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग में प्लस माइनस होता रहता है। तो दैट इज रॉन्ग कंसेप्ट। फोकस ऑन मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन, यू कैन से। तो ये जो थियरी है वो बेसिकली जो अदर फंक्शंस है लाइक कंटिजेंसी, सेविंग पर्पस, ये कंप्लीटली यहाँ पे मिसिंग है। ये सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज या फिर यू कैन से स्टोरेज ऑफ वैल्यू के ऊपर ही फोकस करती है। बाकी के जो इंपॉर्टेंट दो दूसरे फंक्शन है इसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिए। नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स लाइक फैशन, ट्रेंड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर्स आर कंप्लीटली इग्नोर्ड, जबकि ये चीज बहुत ही काम की है। और अगर ऐसी चीजों में, ऐसे फैक्टर्स में अगर कुछ चेंज आता है तो उसका इफेक्ट भी प्राइस के ऊपर आएगा 100%। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द अनरियलिस्टिक असम्पशंस ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो, हम सबको पता है कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं है विच इज हैविंग 100% एम्प्लॉयमेंट, यू कैन से, ठीक है। नो कंट्री इज हैविंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन विच इज नोन एज द परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन की भी एक असम्पशन है कि जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। इवन डेवलप से डेवलप कंट्रीज भी आप पकड़ लीजिए तो उसमें भी 100% असम्पशन, ये फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो ये बेस गलत है। नेक्स्ट पॉइंट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इग्नोर्ड। देखिए, अगर ये जो थियरी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का इम्पैक्ट मेजर नहीं करती। फॉर एग्जांपल, अगर सेविंग्स अकाउंट है या फिर फिक्स डिपॉजिट है, या फिर आप देखिए अगर लोन कोई कंट्री, कोई कंपनी, सॉरी, लोन अगर कोई बैंक्स प्रोवाइड करती है, तो ये लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर चेंजेस आता है तो उसका इम्पैक्ट भी मनी सप्लाई के अंदर आएगा। अगर सेविंग अकाउंट ज्यादा या फिर बैंक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा तो मनी सप्लाई मार्केट में से कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि और कहां पे जाएगा, बैंक मनी के अंदर ये पैसा वहां पे जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज क्राउथर्स क्रिटिज्म। तो जैसे हमें पता है कि मनी की डेफिनेशन क्राउथर ने साइंटिफिकली प्रोवाइड की थी, तो उन्होंने इस थियरी को काफी हद तक क्रिटिसाइज किया। व्हाट ही सेड इज, क्राउथर हैज क्रिटिसाइज्ड क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी ऑन द ग्राउंड दैट एक्सप्लेन्स ओनली हाउ इट वर्क्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ मनी एंड डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई इट वर्क्स ऑफ दिस फ्लक्चुएशंस। तो क्राउथर सेड ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है, उसने बता दिया मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ, उसके सामने प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ, दैट इज फाइन, बट ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस, इसका इंडिकेटर्स क्या है, इसका रीजंस क्या है, ये बताने में ये थियरी कंप्लीटली फेल हुई है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिक थियरी एंड एक्सप्लेन लॉन्ग टाइम पीरियड। अब देखिए, ये जो भी थियरी है वो उसके अंदर जितने भी फैक्टर्स है इंक्लूडिंग मनी इन्फ्लुएंसिंग मनी, यू कैन से इट इज कांस्टेंट फैक्टर विच इज नॉट पॉसिबल। व्हाट अबाउट शॉर्ट रन चेंजेस? लॉन्ग रन में आपने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड किया, लेकिन मनी सप्लाई में जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं शॉर्ट रन के अंदर भी आता है, और इनफैक्ट लॉन्ग रन से भी ज्यादा अगर ज्यादा इम्पैक्ट कहीं पे आता है तो वो शॉर्ट रन के अंदर आता है, जो कंप्लीटली थियरी यहाँ पे मिस आउट कर रही है। नेक्स्ट इज
measures only cash transaction but does not measure the purchasing power of money, you can say. That is, inflation concept is completely ignored over here. तो यहाँ पे जो भी मेजरमेंट हो रही है वो मेजरमेंट कैश ट्रांजैक्शंस में हो रही है, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस, जो परचेसिंग पावर है पैसे का, वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो उसके पीछे जो इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन का कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीटली इग्नोर किया गया है, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इट इज बीन इग्नोर्ड. Next is fail to explain relative price level. Price of some goods moves faster while some moves very slow. What is the reason? क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ कमोडिटीज के प्राइसेस बहुत ही फास्ट मूवमेंट करते हैं, कुछ कमोडिटी के प्राइसेस काफी स्लो मूव करते हैं. मूव तो करते हैं लेकिन स्लो करते हैं, उनकी इंटेंसिटी स्लो होती है, किसी की इंटेंसिटी फास्ट होती है. तो उसका रीजन क्या है? जैसे आप देख लीजिए, वेजिटेबल्स देख लीजिए, तो वेजिटेबल्स में प्राइस मूवमेंट फास्टर होती है, उसमें काफी सारा मूवमेंट आपको देखने को मिलता है. ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, क्यों वेजिटेबल्स में ज्यादा प्राइस फास्ट मूवमेंट करती है? ठीक है, तो ये मेंशन करने के लिए ये थियरी कंप्लीटली फेल हुई है. नेक्स्ट पॉइंट इज डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट ब्रिंग्स चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी. क्या रीजन है, किस रीजंस की वजह से ये जो मनी के अंदर, मनी की वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं, उसके रीजन क्या है, ये कंप्लीटली इग्नोर करना यहाँ पे थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही. जैसे आप देखिए आगे का पॉइंट, अगर हम देखें तो हिस्ट्री डू नॉट सपोर्ट थियरी. जैसे 1929 में आप सबने सुना होगा कि वर्ल्ड ग्रेटेस्ट डिप्रेशन वाज देयर ओवर इन 1929. तो उस टाइम पे मनी सप्लाई था, नहीं था ऐसा नहीं था, बट फिर भी प्राइस कंटिन्यूअसली डाउन हो रही थी, क्योंकि लोगों की फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी. पीपल यूज्ड टू बिलीव दैट द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर गोइंग टू बी रिड्यूस. सो दो डिस्पाइट ऑफ हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी, डिस्पाइट ऑफ हैविंग सफिशिएंट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, फिर भी प्राइसेस कंटिन्यूअसली डाउन जा रहे थे, जो ये थियरी से मैच नहीं हो रही थी. दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, 1923 में जर्मनी के अंदर जो इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही थी. आज की डेट में युगांडा और दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज में सेम सिचुएशन है. तो ये सिचुएशन के अंदर प्राइसेस जो मूवमेंट से, जिस इंटेंसिटी से इंक्रीज हो रही थी, मनी सप्लाई उस इंटेंसिटी से इंक्रीज नहीं हो रहा था. तो ये थियरी कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन पूरी तरह से नहीं कर पा रही है. तो दोस्तों, मैंने अपने हिसाब से पूरी कोशिश की है, ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है. टॉपिक जो मैं लाने वाला हूँ वो है कैश बैलेंस थियरी. अगर आपको कोई टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर से उसके पर वर्कआउट करके जितनी जल्दी हो सके उतना वो टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा. ठीक है.